हर बड़ी इमारत, हर लंबा पुल या कोई भी घुमावदार सुरंग, ये सब किसी ईंट या पत्थर से शुरू नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब शुरू होते हैं एक अदृश्य बिंदु से, एक ऐसे विचार से जिसे जमीन पर उतारना होता है। और वो भी पूरी सटीकता के साथ। आज हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया से कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक कागजी नक्शे की जो परफेक्ट ज्योमेट्री होती है उसे उबड़ खाबड़ असल दुनिया पर उतारा जाता है। और ये सफर मतलब चुनौतियों से भरा है। आप एक कोण को इतनी सटीकता से कैसे मापते हैं कि मीलों लंबी सुरंग बनाते समय दोनों सिरे बीच में आकर मिल जाएं? हाँ, ये हमेशा मेरे दिमाग में आता है। और जब असल दुनिया की इम्परफेक्शंस आपके मापों में छोटी छोटी गलतियां पैदा कर देती हैं, तो आप उस गणितीय परफेक्शन को वापस कैसे हासिल करते हैं? तो आज का हमारा मिशन इसी कला को समझना है। हम दो मुख्य चीजों की गहराई में उतरेंगे, थियोडोलाइट, वो जादुई उपकरण जो ये सब मुमकिन बनाता है, और ट्रैवर्सिंग, यानी उन बिंदुओं को जोड़ने की प्रक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस सब के केंद्र में जो उपकरण है वो है थियोडोलाइट। हम सबने कंपास के बारे में सुना है जो हमें उत्तर दिशा दिखाता है। तो ये थियोडोलाइट कंपास से अलग और इतना खास कैसे है? ये एक आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा वैचारिक कदम है। कंपास आपको हमेशा एक ही संदर्भ बिंदु चुंबकीय उत्तर की रिलेटिव दिशा बताता है। अच्छा। ये ऐसा है जैसे आप दिल्ली में हर रास्ता सिर्फ कुतुब मीनार की दिशा से ही बताएं। पर थियोडोलाइट आपको इस बंधन से आजाद करता है। कैसे? इससे आप किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का सीधा एब्सोल्यूट कोण माप सकते हैं। चाहे वो दो पेड़ हों, दो इमारतें हों या जमीन में गड़ी दो कीलें, आप अपना खुद का ब्रह्मांड बना सकते हैं। तो मतलब ये आपको अपना शुरुआती बिंदु खुद चुनने की आजादी देता है। अच्छा, अगर हमें इसकी एक मेंटल पिक्चर बनानी हो तो ये दिखता कैसा है? नोट्स में ए फ्रेम, बबल ट्यूब, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कल जैसी बातें हैं। जरूर। कल्पना कीजिए कि एक तिपाई मतलब एक ट्राइपॉड पर एक जटिल मशीन रखी है। इसका दिल है एक शक्तिशाली टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप ऐसे टिका है कि ये दो अक्षों पर घूम सकता है। जब आप इसे जमीन के समानांतर यानी दाएं बाएं घुमाते हैं तो ये एक गोलाकार प्लेट पर घूमता है जिसे हॉरिजॉन्टल सर्कल कहते हैं। और ऊपर नीचे, और जब आप इसे ऊपर नीचे आसमान की तरफ या जमीन की तरफ घुमाते हैं तो ये एक खड़ी प्लेट पर घूमता है जिसे वर्टिकल सर्कल कहते हैं। इन दोनों प्लेटों पर डिग्री और मिनट में निशान बने होते हैं। अच्छा, और बबल ट्यूब का क्या काम है? ये तो वैसा ही है जैसा बड़ा ही इस्तेमाल करते हैं ना? बिल्कुल, लेकिन ये कहीं ज्यादा संवेदनशील होता है। ये सुनिश्चित करता है कि उपकरण पूरी तरह से समतल है। अगर आपका उपकरण जरा सा भी झुका हुआ है तो आपके सारे कोणों के माप गलत हो जाएंगे। तो ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। सबसे जरूरी। नोट्स में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात लिखी है। एक ऑप्टिकल थियोडोलाइट की लीस्ट काउंट सिर्फ 1 सेकंड होती है। हाँ। 1 सेकंड मतलब 1 डिग्री का 36वां हिस्सा। हमें इतनी सटीकता की जरूरत क्यों पड़ती है? ये कुछ ज्यादा नहीं है? सुनने में ज्यादा लगता है पर यह बिल्कुल जरूरी है। सोचिए, आप एक 5 किलोमीटर लंबी सुरंग को दो अलग अलग छोर से खोदना शुरू कर रही हैं। ठीक है। अगर आपके शुरुआती कोण में सिर्फ कुछ सेकंड की भी गलती हो गई तो जब तक आप बीच में पहुंचेंगे दोनों सुरंगें एक दूसरे से कई मीटर दूर हो सकती हैं। ओह, तो वो 1 सेकंड की सटीकता एक सफल प्रोजेक्ट और एक बड़ी आपदा के बीच का फर्क है। बिल्कुल। और यह सटीकता आती है दो पैमानों के मेल से। एक मुख्य पैमाना जो निचली प्लेट पर होता है और एक वर्नियर पैमाना जो ऊपरी प्लेट पर। जब टेलीस्कोप घूमता है तो ये दोनों पैमाने एक दूसरे पर फिसलते हैं और उनके बीच का मामूली अंतर ही हमें वो इनक्रेडिबल प्रिसिशन देता है। ये तो कमाल है। एक और बात जिसने मुझे चौंकाया वो है थियोडोलाइट का आकार। मुझे लगा था कि ये टेलीस्कोप की लंबाई से तय होता होगा, पर नोट्स कहते हैं कि ये निचली प्लेट के व्यास से तय होता है। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है। इसका क्या कारण है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका कारण ये है कि उपकरण की सटीकता सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करती है कि निचली प्लेट यानी हॉरिजॉन्टल सर्कल पर कितनी बारीक नक्काशी की जा सकती है। जितनी बड़ी प्लेट होगी उस पर डिग्री के निशानों को उतना ही ज्यादा फैलाया जा सकता है और उन्हें पढ़ना उतना ही आसान और सटीक होता है। एकदम सही। तो जब कोई कहता है कि ये 20 सेंटीमीटर का थियोडोलाइट है तो वो असल में उसकी सटीकता के स्तर की बात कर रहा होता है, न कि उसके फिजिकल साइज की। समझ गई। तो हमारे पास ये एक अविश्वसनीय रूप से सटीक उपकरण है, लेकिन किसी भी शक्तिशाली औजार की तरह इसे इस्तेमाल करने के लिए इसकी भाषा सीखनी पड़ती है। नोट्स में 2 बड़े अजीब शब्द हैं, स्विंगिंग और ट्रांजिटिंग। चलिए इन्हें समझते हैं।
मेरे हाथ में ये पानी की बोतल है। मान लीजिए ये थियोडोलाइट का टेलीस्कोप है। बढ़िया उदाहरण है। तो अगर मैं इसे बिना ऊपर नीचे किए सिर्फ दाएं या बाएं घुमाऊं ऐसे, तो क्या ये स्विंगिंग है? बिल्कुल। आप टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रही हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। यही हॉरिजॉन्टल कोण मापने का तरीका है। ठीक है। अब ट्रांजिटिंग, अगर मैं इस बोतल को इसकी क्षैतिज धुरी पर 180 डिग्री पर पूरी तरह से पलट दूं, ऐसे कि इसका ढक्कन जहां था अब इसका निचला हिस्सा वहां आ गया है, क्या ये ट्रांजिटिंग है? एकदम सही। इसे प्लंजिंग भी कहते हैं। और ये सिर्फ एक कलाबाजी नहीं है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। वो क्या? जब आप ट्रांजिटिंग करते हैं तो आप फेस लेफ्ट और फेस राइट ऑब्जर्वेशंस के बीच स्विच करते हैं। फेस लेफ्ट और फेस राइट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वर्टिकल सर्कल यानी वो खड़ी वाली प्लेट आपके चेहरे के किस तरफ है, बाईं ओर या दाईं ओर। अच्छा। और सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हर कोण को 2 बार मापा जाए, एक बार फेस लेफ्ट स्थिति में और फिर टेलीस्कोप को ट्रांजिट और स्विंग करके फेस राइट स्थिति में। ऐसा क्यों? एक ही चीज को 2 बार मापने का क्या फायदा? फायदा ये है कि ये उपकरण की अपनी आंतरिक खामियों को खत्म कर देता है। कोई भी मशीन पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती। सही बात है। हो सकता है कि उसके कुछ हिस्से मिलीमीटर के 1000वें हिस्से जितने गलत हों। जब आप दोनों फेस से रीडिंग लेते हैं और उनका औसत निकालते हैं तो ये छोटी छोटी बनावटी त्रुटियां गणितीय रूप से एक दूसरे को रद्द कर देती हैं। वाह, ये तो बहुत चालाकी भरा तरीका है। मतलब आप उपकरण की इम्परफेक्शन को ही उसकी सटीकता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल, ये एक तरह से सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है। नोट्स में कुछ काल्पनिक एक्सिस या धुरियों का भी जिक्र है। लाइन ऑफ कॉलमेशन, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये उपकरण के कंकाल की तरह हैं। क्या बेहतरीन तरीके से कहा आपने। ये बिल्कुल उपकरण का कंकाल ही है। तो अगर ये हड्डियां सही से जुड़ी ना हो तो क्या होता है? तो आपका उपकरण मेटाफोरिकली स्पीकिंग लंगड़ा कर चल रहा है। एक आदर्श रूप से समायोजित थियोडोलाइट में ये तीनों धुरियां एक दूसरे पर ठीक 90 डिग्री पर यानी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अच्छा। वर्टिकल एक्सिस वो है जिसके चारों ओर पूरा उपकरण दाएं बाएं घूमता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो है जिसके चारों ओर टेलीस्कोप ऊपर नीचे होता है। और लाइन ऑफ कॉलिमेशन आपकी दृष्टि की रेखा है। और अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है? तो जब भी आप टेलीस्कोप को ऊपर या नीचे झुकाएंगे वो एक सीधी खड़ी रेखा में नहीं बल्कि एक तिरछी रेखा में चलेगा, जिससे आपके हर माप में एरर आ जाएगा। तो अब तक हमने उपकरण को समझ लिया, अब इसे काम पे लगाते हैं। आप थियोडोलाइट से कोण मापते हैं और एक टेप से दूरी, और इस तरह आप जमीन पर बिंदुओं की एक श्रृंखला बनाते हैं। इसे ही ट्रैवर्स कहते हैं। बिल्कुल, ये असल में जमीन पर डॉट्स को जोड़ने जैसा खेल है। और ये ट्रैवर्स 2 मुख्य तरह के होते हैं। पहला है ओपन ट्रैवर्स। ओपन ट्रैवर्स। सोचिए कि आप किसी नदी के किनारे या एक नई सड़क के लिए सर्वे कर रहे हैं। आप एक बिंदु से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं बिना किसी तयशुदा अंतिम बिंदु के। और दूसरा है क्लोज्ड ट्रैवर्स। ये किसी खेत या प्लॉट की बाउंड्री बनाने जैसा होगा, जहां आप जिस बिंदु से शुरू करते हैं घूम फिरकर वापस उसी पर आकर खत्म करते हैं। सही, एक पूरा लूप बन जाता है। और क्लोज ट्रैवर्स की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें खुद को जांचने का एक बिल्ट इन तरीका होता है। वो कैसे? ज्यामिति का एक सीधा सा नियम है। अगर आप एक बिंदु से शुरू करते हैं, कई अलग अलग दिशाओं में चलते हैं और वापस उसी बिंदु पर लौट आते हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। इसे और सरल करते हैं। नोट्स में लैटिट्यूड और डिपार्चर का जिक्र है। हाँ, कल्पना कीजिए कि आपकी ट्रैवर्स की हर लाइन एक सफर है। तो लैटिट्यूड बस ये बताता है कि उस सफर में आप कितना उत्तर या दक्षिण गई, और डिपार्चर बताता है कि आप कितना पूर्व या पश्चिम गई। यही है ना? बिल्कुल सही समझाया। तो एक आदर्श क्लोज ट्रैवर्स में आप कुल मिलाकर जितना उत्तर की ओर गए होंगे उतना ही दक्षिण की ओर वापस आए होंगे। मतलब सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा। हाँ, सारे लैटिट्यूड का जोड़ 0 होना चाहिए और सारे डिपार्चर का जोड़ भी 0 होना चाहिए। सारा हिसाब किताब आखिर में 0 पर आकर मिलना चाहिए। लेकिन असल दुनिया तो आदर्श नहीं है। तो जब ऐसा नहीं होता, जब आपका ट्रैवर्स कागज पर वापस शुरुआती बिंदु पर पूरी तरह से बंद नहीं होता, तो क्या होता है? तब हमें मिलती है क्लोजिंग एरर। क्लोजिंग एरर। ये आपके शुरुआती बिंदु और आपके अंतिम कैलकुलेटेड बिंदु के बीच का एक छोटा सा अंतर होता है। ये अंतर असल में मैदान में की गई आपकी सारी छोटी छोटी गलतियों का भूत है, जो आखिर आपको परेशान करता है। तो आपको ये क्लोजिंग एरर मिल गई। अब क्या?
आप पूरी टीम को वापस मैदान में तो नहीं भेज सकती कि सारा सर्वे फिर से करो। नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप कागज पर ही इस भूत से कैसे निपटते हैं? यहीं पर ट्रैवर्स को संतुलित करने का विचार आता है ना? बिल्कुल, और ये मुझे इस पूरी प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प हिस्सा लगता है। ये गणितीय जासूसी जैसा है। जासूसी कैसे? क्योंकि अब आपको ये तय करना है कि उस त्रुटि का जिम्मेदार कौन है, और आप ये मानकर चलते हैं कि गलती किसी एक जगह नहीं हुई, बल्कि पूरी प्रक्रिया में थोड़ी थोड़ी हर जगह हुई है। अब सवाल यह है कि इस त्रुटि को सभी मापों में कैसे बांटा जाए। इसके लिए नियम होंगे? हाँ, 2 मुख्य नियम है। पहला है बाउडीज का नियम। बाउडीज का नियम? बाउडीज का नियम एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है। ये तब इस्तेमाल होता है जब आप मानते हैं कि आपके कोण और दूरी के माप समान रूप से विश्वसनीय थे। ये नियम त्रुटि को हर लाइन की लंबाई के अनुपात में बांट देता है। अच्छा, मतलब जिसकी लाइन लंबी है उसकी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है। बिल्कुल, लंबी लाइनों को सुधार का बड़ा हिस्सा मिलता है, छोटी लाइनों को कम। ठीक है, ये तो काफी तार्किक लगता है। और दूसरा नियम है ट्रांजिट नियम। ये कब इस्तेमाल होता है? ट्रांजिट नियम तब इस्तेमाल होता है जब आपके पास पक्षपात करने का एक अच्छा कारण हो। पक्षपात? मान लीजिए आपने कोण तो एक बहुत ही सटीक थियोडोलाइट से मापे, लेकिन दूरियां एक साधारण टेप से नापी। ऐसे में आप अपने कोणों के माप पर दूरी के माप से कहीं ज्यादा भरोसा करेंगे। हाँ, जाहिर है। ट्रांजिट नियम यही करता है। ये त्रुटि का दोष उस माप पर डालता है जिसके गलत होने की संभावना सबसे ज्यादा थी, जो कि इस केस में दूरी का माप है। तो चलिए एक व्यावहारिक उदाहरण लेते हैं। आप कब किसे चुनेंगे? कल्पना कीजिए कि आप एक लगभग चौकोर पार्क का सर्वे कर रहे हैं। यहाँ आपकी हर लाइन की लंबाई और हर कोण का माप लगभग समान महत्व का है। तो यहाँ बाउंड्रीज का नियम लगेगा। सही, जो त्रुटि को सबके बीच निष्पक्ष रूप से बांटता है। पर अब सोचिए कि आप एक बहुत लंबी और संकरी जमीन का सर्वे कर रहे हैं, जैसे किसी रेलवे लाइन के लिए। अच्छा। यहाँ आपके कोणों की माप बहुत सटीक है, लेकिन आपने मीलों लंबी दूरियां टेप से मापी हैं। इस स्थिति में ट्रांजिट नियम बेहतर विकल्प है, क्योंकि ये कोणों को कम और दूरियों से निकले लैटिट्यूड डिपार्चर को ज्यादा सुधारता है। तो ये सिर्फ एक त्रुटि खोजने और उसे ठीक करने के बारे में नहीं है, ये उस त्रुटि की प्रकृति को समझने के बारे में है। बिल्कुल, और उसे इस तरह से वितरित करने के बारे में है जो तार्किक रूप से बताता हो कि वो त्रुटि हुई कैसे होगी। ये असल में दुनिया के अधूरे डेटा को लेकर उसे गणितीय रूप से साफ करने का तरीका है, सुधारा जाता है। सही। ये पूरी प्रक्रिया उपकरण की धुरियों की सटीक ज्यामिति से लेकर ट्रेवर्स को संतुलित करने के नियमों तक असल में निश्चितता की खोज है। ये बिखरी हुई अपूर्ण असल दुनिया के मापों को लेकर उन पर एक आदर्श तार्किक व्यवस्था लागू करने के बारे में है, ताकि हम ऐसी चीजें बना सकें जो स्थिर हों, सीधी हों और ठीक उसी जगह पर हों जहां उन्हें होना चाहिए। एक तरह से हम अराजकता पर व्यवस्था को थोप रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अगली बार जब कोई किसी बड़े निर्माण प्रोजेक्ट, किसी गगनचुंबी इमारत या मेट्रो लाइन को देखे, तो उस अदृश्य ज्यामितीय कंकाल के बारे में सोचे जो इन सब चीजों को थामे हुए है, और जिसकी शुरुआत इन्हीं सिद्धांतों से होती है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। हमारे आसपास और कौन सी जटिल प्रणालियां हैं, शायद तकनीक में, अर्थशास्त्र में या समाज में भी, जो काम करने के लिए इसी तरह की निरंतर त्रुटि जांच और समायोजन पर निर्भर करती हैं।